तो उन्होंने कहा जी जनरल फैज मीर DGISI। मैंने कहा जी जरूर बताइए क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो इंटरेस्टेड हैं इस सदर डेपो लेने में, क्योंकि वो इसमें प्लाजा तामीर करना चाहते हैं। आपके केस में और टॉप टॉप सिटी स्कैंडल में एक कदर मुश्तरक नजर आती है कि उसमें भी नजफ हमीद इन्वॉल्व थे और इसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। वारान टूर्स मैंने शुरू की थी बस सर्विस 1991 में, और इंटरसिटी बस सर्विस थी रावल सरगोदा से रावलपिंडी की। और मैंने किस्तों पे बसें ले और एक बस से काम शुरू किया। तो असल ताकत जो इस्तेमाल हुई थी तो वो तो हमारे अपने ही फैज हमीद साहब की हुई थी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत डिजिटल के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सज्जाद अब्बासी। फॉर्मर DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इस वक्त जाहिर है कि मौजूद बहस है हर तरफ। वो अपने दौर में अपनी ताकत और इख्तियारात का किस तरह बेमहार और बेमहाबा इस्तेमाल करते रहे, इसकी कहानियां हर तरफ सुनी जा रही हैं। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल जो बना है, जो केस जो चल रहा है, उसमें सबसे अहम चीज जो है वो अब तक जो मंजरेआम पे आई है वो है टॉप सिटी स्कैंडल। लेकिन इससे बढ़कर हाल ही में जो एक बड़ा इल्जाम सामने आया है वो उनके साबिक फॉर्मर जो ISI चीफ हैं और उनके पेशरो हैं जो उनसे कई दहाइयां सीनियर थे, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, जो आलमी सतह पर DGISI के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी साहबजादी उज़मा हमीद गुल की तरफ से सामने आया है, जिनकी कंपनी वारान टूर्स जो थी उसकी जमीन पर उन्होंने कहा कि वो कब्जा करना चाहते थे। जमीन अगरचे वो सरकारी थी क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उज़मा हमीद गुल साहिबा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम इसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सबसे पहले। लेकिन इसके साथ चूंकि ये मामला वारान टूर्स का है तो आप अगर थोड़ा सा तारुफ करा दें कि वारान टूर्स क्या थी। और एक इल्ज़ाम जो मीडिया में सामने आता है कि आपने अपने वालिद के असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये कंपनी बनाई और इसकी बुनियाद पर कर्जे लिए और फिर वो कर्जे वापस भी नहीं किए, एक ये पब्लिक परसेप्शन बनाया गया, या जो इल्जाम सामने आए, इस हवाले से जरा काइंडली बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे आपने दावत दी है बात अपनी एक्सप्लेन करने की। और ये इल्जामात बहुत लगाए गए और ये असल में हर एक का मकसद होता है। और चूंकि वो शुरू में जिस वक्त मेरे से वारान का डिपो जबरदस्ती छीना गया और जिस तरीके से मुझे मैन हैंडल किया मेरे हस्बैंड को और मेरे स्टाफ को, तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा पब्लिक का लैशबैक था। लोग बहुत खफा हुए, बहुत ज्यादा लोगों ने नापसंदीदगी का इजहार किया। मैं खुद रोई भी। तो जाहिर है मेरी रोती हुई भी वीडियोस थी जहां क्योंकि बुखार में थी, बहुत ज्यादा मेरे साथ मुझे हद तक महसूस हुई कि वो काम जो बिल्कुल तरीके से कानूनी तरीके से किया जा सकता था, वो इस तरह मुझे जलील करके और इस तरह रुसवा के वो मुझे बहुत महसूस हुआ कि ये तो तरीका नहीं था पढ़े लिखे लोगों के तरीके से। कानूनन आप जब कानून आपके साथ हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और ताकत के साथ तो आपको पता ही है कानून है। तो आप हमारे उस सेंस में मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इसकी जरूरत थी, ये बिल्कुल गैर जरूरी था या जान के जैसे किसी ने मुझे जलील करने के लिए और एक होता है ना शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया। तो इसलिए मैं जाहिर है बहुत अपसेट थी। और ये वीलॉग्स वगैरह उन दिनों फिर बनवाए गए कई ऐसे जो इनके पेड होते हैं साफी, और जो लोग जिन्होंने मैंने उनके ऊपर मुकदमे किए हैं, अभी तक केसेस चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है फिर जब आप वीकर विकेट होते हैं तो केस चलने नहीं देते। और यही मेरे साथ भी हुआ। मगर उनमें वीलॉग में ज्यादातर ये बात थी कि मैं कब्जा ग्रुप हूँ, कब्जा माफिया हूँ, मैंने बगैर इजाजत के कब्जा कर लिया, मैंने अपने वाले साहब का नाजायज नाम इस्तेमाल किया और इस तरीके से कानून और कब बसों का जो है अस्करी बैंक से कर्जे लेके मैंने, चूंकि फौजी बैंक वो कहते हैं अस्करी नाम है, तो उसकी वजह से मैंने जनरल साहब का नाम इस्तेमाल करके कर्जे खा लिए, पैसा डूब गया सरकार का, और इस किस्म की बातें थी। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वारान टूर्स तो बहुत ही एक मैंने शुरू की थी बस सर्विस 1991 में, और इंटरसिटी बस सर्विस थी रावल सरगोदा से रावलपिंडी की। और उन दिनों मैं एक इंटरसिटी रूट चलाती थी। शुरू में मुझे ऐसे शौक था और मैंने किस्तों पे बसें ले और एक बस से काम शुरू किया था और काम शुरू इसको चलाया इंटरसिटी। और फिर उसके ऊपर तजर्बा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मेरे पास 11 बसें अपनी हो गई थी। वक्त ये मई 1998 का ब्लास्ट हुआ है, न्यूक्लियर ब्लास्ट। उससे पहले ये एक पंजाब गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इन्होंने जायका के अंडर, उसके अंदर सुपरविजन में। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बनाया गया था, जिसे फर्स्ट बस सर्विस वगैरह और मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने बनाई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आइडिया यही था कि वो कंपनीज यहीं आके यहाँ इस तरह की बस सर्विसेज चलाएंगी और पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। मैं जाती तौर पे बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि ऐसी कोई बस सर्विसेज या सर्विसेज सेक्टर में
कोई बाहर से आया और यहाँ से हमारी मेहनत की कमाई डॉलर्स में कन्वर्ट करके ले जाए। तो मैंने इसको बल्कि क्रिटिसाइज किया अपने हस्बैंड के सामने और कहा कि ये क्या पॉलिसीज हैं कि हम सर्विसेज सेक्टर में भी अब फॉरेनर्स को ला रहे हैं। तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं फिर बिड करती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप पाकिस्तानी को कुछ मिले तो आप बिड करें। और फिर इस तरह मैंने बिड किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेरी बिड एक्सेप्ट होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मैंने बिड किया था और मुझे बिड मिल गई, क्योंकि मैंने बाहर अकेले मैंने बिड किया था। जब ये बात बाद में वीलॉग्स में कई दफा जिक्र किया गया कि हमें क्यों नहीं दी गई ये ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर, तो वो इसलिए कि उन्होंने बिड नहीं किया था, मैंने अच्छा, ये बिड मैं किया था। थोड़ा सा तो इंटरप्ट मैं करूंगा, ये थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी ये किस सन की बात है जो आपने बिड किया, और ये अपना जी ये मुझे 99 में मैंने बिड किया था। ठीक। 31 दिसंबर 1999 को बिड किया था और फिर मेरी मई 1900 सॉरी 31 दिसंबर 1998 में बिड किया था और 28 मई 2000 1999 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और ठीक फिर है। उस पे रिक्वायरमेंट ये थी कि 150 बसें लानी है, जो कि किस्त बाहर लानी थी, ये नहीं था कि एक साथ ही 150 बसें। और जिस रूट पे बसें चलानी थी तो ये हुकूमत पंजाब का ही प्लान था कि हर एक बस के बदले में 6 वैगन उस रूट से रिमूव होंगे और एक वक्त में एक नया रूट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उस रूट पे से वैगन हटाई जाएंगी। अब इसमें प्रोग्राम मेरे को ना ये मेरे लिए डिजाइन हुआ था, ना ये मेरी मर्जी से बना था। इसका शेड्यूल हर चीज जिस तरह हुकूमत बनाती है सरकार, उसी तरह उन्होंने टेंडर बनाया और टेंडर में लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद में, सब मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने ये टेंडर पंजाब के अंदर फ्लोट किया। तो इसलिए मेरा भी उसी के अंदर हिस्सा था। जब मैंने ये बसें चलाई तो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि वो वैगनों वालों ने, चूंकि हमारे यहाँ पिंडी के अंदर तो आपको पता है कि कोई रेगुलर किसी के पास जमीनें और ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े वडेरे हों या जमींदारा हो। तो लोगों का आमतौर पे जरिया माश जो है वो नौकरियां हैं, और नौकरियों में जहाँ ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, मुख्तलिफ आपको पता है शोबों में लोग कमाते थे ब्लैक मनी या रिश्वत या कोई भी तरीके से। तो वो पैसों का आसान सा तरीका था कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वैगन खरीद ली जाती। और बहुत ही मैंने दिक्कत का वक्त गुजारा, 4-5 साल मैंने बहुत रगड़ा खाया, बहुत लड़ाइयाँ की, लिखा, लेटर्स लिखे, चीजें की, और फाइनली वही दफा ऐसा वक्त भी आया कि मेरे पास डीजल तक के पैसे नहीं होते थे डालने के। तो मैंने 2 दफा सर्विस बंद कर दी कि मेरे पास तो कैश पे डीजल खरीदने के भी पैसे नहीं है, टायर चेंज करने के पैसे नहीं होते। और बैंक की किस्त तो देनी होती थी, अस्करी बैंक था, हम तो एक दिन लेट नहीं कर सकते थे। तो वो वाली वही बात थी कि मेरे वाले साहब का नाम खराब होता, वो एक अजीब प्रेशर था कि ऐसा बिजनेस कर बैठे हैं कि जिसके अंदर जेन्युइन डिफॉल्ट में जा रहे हैं मगर उसके बावजूद नहीं कर सकते डिफॉल्ट। यानी बहरहाल इसी तरह वजह ये थी कि आपको रजिस्ट्रेशन बसों की नहीं दी जा रही थी, या रूट परमिट मैं नहीं आपको था? बताती हूँ क्या जी इसकी जी। हद ये थी कि शुरू में भी कमिश्नर साहब ने हर किस्म की चाल चली, जैसे कि बसों का जैसे ही जब बस आती है उसका मीटर डाउन हो जाता है। तो कमिश्नर साहब ने क्या किया कि यहाँ पिंडी के अंदर मना कर दिया कि जी रजिस्ट्रेशन नहीं करती। अब मैं बसों की रजिस्ट्रेशन के लिए बैठी हूँ, वो कहते हैं आप रूट अप्लाई करें, हमें तो इतराज नहीं है, मगर रूट अप्लाई करने का आसान रुकावट डाल दी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं ले रहा था, कागज पकड़ता था। फिर हमने चुपके से इनको कहते रहे और हमने जाके इस्लामाबाद से रजिस्टर कराई और मेरी सारी बसें इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं। जबकि ये इनसे कोई सवाल पूछे कि जी ये पिंडी का पंजाब का प्रोजेक्ट था, ये पिंडी से क्यों नहीं रजिस्टर्ड। मगर बहरहाल इस पर कोई बात नहीं। जब रूट परमिट देने का टाइम आया तो उन्होंने रूट परमिट कह दिया जी कोर्ट से स्टे है, हम तो दे ही नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए कि मुझे किस कदर मुश्किल से मैंने वहां जिन चोरी से मुश्किल से कि जी 8 बसें चला रही हैं, जो आप बताएं वैगन के मुकाबले में चलाना, वैगन 14 सवारी से भर जाती है, मेरी बस 70 सवारी चाहिए थी, तो उसके भरने में टाइम लगता है, उसके आगे वो कट मार के गाड़ी ब्लॉक कर देते थे, बहुत कुछ किया मेरे साथ। और उसमें सबसे ज्यादा आरटीए और इन सारों ने मिलके और किया, टू एन एक्सटेंड के यहाँ तक किया कि कमिश्नर साहब ने जाके उस वक्त जनरल जमशेद गुलजार क्यानी हुआ करते थे, उनको जाके रिपोर्ट कर दिया कि इन्होंने जो ये डेपो मुझे बकायदा वर्कशॉप फैसिलिटीज बनाने के लिए और बसों की पार्किंग के लिए, जाहिर है 150 बस है, उसको पार्किंग फैसिलिटी भी चाहिए। तो उसके लिए जब गवर्नमेंट के प्रोग्राम में था उन्होंने मुझे जगह दी, तो इन्होंने जाके कह दिया कि जी तो ये जगह आप ले लें, हमने तो कैंटोनमेंट के एरिया में, हमें तो इतराज नहीं है, अलबत्ता मिसेज उजमा गुल से छुड़ा लें। अब वो मिसेज उजमा गुल का क्या कसूर है, वो बसें खड़ी हैं, मुझे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली हैंड ओवर किया हुआ है और मेरी वहां वो कहते हैं जी बसें आप फौरन रिमूव करें नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। टू एन एक्सटेंड के मुझे अरेस्ट भी कर लिया गया। मैं कई घंटे अरेस्टेड रही। मैं और मेरे हस्बैंड हमें दोनों को पकड़ के लेके गए वहां कंटोनमेंट के ऑफिस में बिठा दिया स्टेशन कमांडर के। फिर बाद में पता लगा कि जी ये तो लीगल है, क्योंकि वहां से पंजाब गवर्नमेंट को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने फोन करके बताया कि इनको तो ऑफिशियली मिली हुई है।
चीजें ये, और कोई फाइल नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं पूछना चाहते थे। बहरहाल वो एक बड़ा अल्लाह अल्लाह करके बस सर्विस चलाई, किस मुश्किल से चली। और थ्रू आउट 4 साल मैंने बड़ी तगोदो से गुजारा, वक्त बहुत मुश्किल गुजारी। और हमेशा एक ही बात रही कि जनरल मुशर्रफ की कोशिश थी कि किसी तरीके से कोई ऐसा काम कर लें कि जनरल हमीद गुल को मजबूर किया जा सके कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, ताकि अगर कोई चीज करनी है तो वो जनरल साहब उनको फेवर के तौर पे कहें कि मेरी बेटी की बस सर्विस है और इसमें इनको उसको मसाइल आ रहे हैं। मैंने जनरल साहब से एक दिन बात की और मैंने उनको कहा कि मैं गई हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब से मिली हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि जनरल साहब से कहें कि बड़े घर इजगाल कर लो। तो उन्होंने कहा तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके असूलों पे मेरी बसें कुर्बान। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि ऐसी कोई चीज हो। और कारोबार चलते हैं, कारोबार बैठ भी जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, मगर असूल जो आपके हैं वो सबसे ज्यादा पैरामाउंट है। उस पर जलन साहब ने कहा कि आपको मेरी वजह से नुकसान हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात पे राजी हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ही आपके लिए कुर्बानी ले रहे हैं। तो मैं इस पे राजी थी, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज भी मैं इसके लिए खुश हूँ, और मैं इस बात पे खुश एहसास करती हूँ कि ये कुर्बानी मेरे हिस्से में आई। मगर मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि जब बस सर्विस इन्होंने बंद करवा दी मेरी, और हर तरीके से मैं बिल्कुल चलाने से ना, बिल्कुल मतलब बस में ही नहीं रही थी। तो फिर हमने इन पे कॉम्पनसेशन और डैमेजेस का केस किया, गवर्नमेंट की वजह से सब केस किया। और इनसे इनसे 4.5 अरब रुपए का केस किया कि इनका जो बसें मंगवाई थी, 150 बसें, वो गवर्नमेंट के बताए हुए डिजाइन के मुताबिक थी, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी, वो कहीं मार्केट में नहीं बिक सकती थी। उनकी हर चीज तरह की स्पेसिफिकेशन, वर्कशॉप फैसिलिटीज जिस तरह इन्होंने कही थी उस तरह हमने डेवलप की हुई थी। हर चीज जिस तरह इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी, वो 100% हमारी साइड एंड पे हमने पूरी की थी। बहरहाल जब हमने ये कर लिया और हम केस लड़ते रहे, तो गवर्नमेंट ने भी हम पे कुछ अरसे बाद, 1.5 साल बाद, केस कर दिया कि इन्होंने सर्विस बंद कर दी है तो इसलिए हम पे इन पे केस करते। फैसला आया, हुकूमत हमारे हम हक में फैसला आया, 2 अरब रुपए का हमारे हक में डिग्री हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का केस खारिज कर दिया गया। मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपील में चली गई, उन्होंने हमारी बसों पे स्टे ले लिया और हमारे तमाम एसेट पे। यानी कि अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डेपो में, जो कि मुझे ऑफिशियली लीज पे मिला हुआ था, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी बसें, अपना एसेट, अपना दफ्तर का सामान, कोई चीज मूव नहीं कर सकती थी, कि इन्होंने कानूनन उस पर स्टे ले लिया। हमने भी अपने चीजों पे स्टे ले लिया कि ये कभी ये जबरदस्ती ये निकाल ये के बेच ना ये दें या किस कब्जा ना सन की लें। बात है? ये तो शुरू में ही थी, मेरा ख्याल है ये 2006 की बात है, छह की 2006। बात है। अच्छा, जी, तो एक बड़ा अरसा चला। हमारा मौजू जो है वो असल तो थे जनरल फैज हमीद, लेकिन आपने चूंकि जिक्र किया जी, मैं आपके जनरल, वहां, आपने कहा था ना मुझे बैकग्राउंड नहीं, चाहिए। मैं एक अब सवाल मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि अब, सा सवाल थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि जनरल जी मुशर्रफ जो हैं वो, उनको जनरल हमीद गुल से जाहिर है कि एक इशू ये था कि वार ऑन टेरर उस वक्त पॉलिसी तब्दील हुई और नजरियाती जी इख्तलाफ था। लेकिन वो जनरल हमीद गुल के शायद उनके मातहत भी रह चुके थे और शायद उनके जी, बिल्कुल शागिर्द ऐसे ही भी है। थे। तो जी ऐसे ही है। उन्होंने कभी इस बात का मतलब ये एक लिहाज नहीं किया, या एक एक इतला ये भी है कि उनको कुछ देर के लिए शायद उन्हें डिटेन किया गया था या रोका गया था, इस तरह की चीज भी हुई थी, या जी ऐसे ही है। निगरानी किया तक रहा मामला? जी जी, मैं आपको बताती हूँ। वो हुआ ऐसे था कि जिस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब का मेरा मामला चल रहा था, और हम लोग किसी सूरत अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे, यानी कि मेरे वालिद ने तो मुझे कहा ही कभी नहीं, और ना मैं, मेरा ख्याल है कभी मैं हिम्मत कर सकती थी कि उनको कोई ऐसा फेवर उनके थ्रू मांगती। मगर ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ ने जनरल साहब को एक दफा बुलाया, और वापस आए तो जनरल साहब ने ये अल्फाज कहे कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे बड़ी ड्रेसिंग डाउन दी है, यानी कि मुझे काफी डांटा है। और उन्होंने मुझे कहा है कि मुख्तलिफ जर्नैलों का और मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए, और कहा, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि उनका है कि उनको तो हम दबा सकते हैं, और मैंने उनका भी ये वीक पॉइंट निकाल लिया, सब चीजें। और मगर जन साहब आप मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हैं? तो मेरे वालिद ने उनको जवाब दिया, मैं वही बता रही हूँ जो मेरे वालिद ने मुझे बताया। तो मैं कहता, उन्होंने बताया कि मैंने इनको ये जवाब दिया कि मैं आपके खिलाफ जवाब नहीं दे रहा, मगर चूंकि आप हुकूमत चला रहे हैं, तो जो हुकूमत गलत पॉलिसियां अख्तियार करेगी मैं उन पर जरूर बोलूंगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मिसाल के तौर पे ये कि जी आपने क्यों बसंत मनाई है जब फौजें हमारी बॉर्डर पे हैं और मुश्किल में खड़ी हुई हैं, तो आपका कैसे बनता है कि आप बसंत मनाएं? तो ये बिल्कुल मुझे बात पसंद नहीं आई। तो अब हुकूमत को मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा, जब मुझसे लोग पूछेंगे तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा। तो डोंट टेक कि मैं मुशर्रफ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो खैर बातें करते करते जनरल मुशर्रफ ने तरीके से उनको कहा कि वैसे उजमा का कारोबार कैसा चल रहा है, सुना है शी इज डूइंग वेल। तो जनरल साहब वो कहते हैं, मैं फौरन हिंट ले लिया और मैंने कहा कि देखिए उजमा का बिजनेस, उजमा का अपना बिजनेस है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं, अगर आप ये समझ लें कि मैं इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तो आई विल नॉट डू दैट।
तो जनरल साहब ने मुझे ये बात खुद बताई थी, और इसलिए मैं चूंकि उनके नाम से बता रही हूँ, तो इसलिए ऐसे बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जगहों से लोग निकल के मेरी बसों को आगे लगाने लग गए, मेरी बसें। अब देखिए, एक बात बहुत मासूमियत से कही जाती है कि लोगों ने, अवाम ने गुस्से में आके फलाना एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो उसमें आग लगा दी। जबकि मेरी बसें डीजल से चलती थी। मैं एक सवाल पूछा करती थी, जर्नलिस्ट वगैरह भी जब आते थे, मैं कहती थी कैसे मेरी बसें डीजल से चली हैं, कि डीजल में तो आप माचिस की तीली फेंके तो वो बुझ जाती है गिर्रा। तो ये मेरी बसें तो लोग, जब मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि लोग वाटर कूलरों में पेट्रोल भर के लेकर आते हैं, आगे लगाते हैं, अंदर फेंकते हैं, मेरे बंदों को जबरदस्ती स्टाफ को अंदर फेंकते हैं, नकल्स पहन के जो मुक्के होते हैं वो आंखों के पास उनके मारते थे, उनके फ्रैक्चर कर देते थे। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। बहरहाल हम जब मैसेज समझ आ गई तो फिर सर्विस बंद की। और जब सर्विस बंद की तो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस का केस कर दिया, और जैसे मैंने आपको बताया कि फिर स्टे ले लिया। उन्होंने भी ले लिया, हमने भी ले लिया, क्योंकि हमें भी था कि ये कहीं रातों रात हमारी बसें सड़क पे ना उठा के फेंक दे और ये ना हो जाए, तो दोनों तरफ से एक स्टे थे। अब स्टे के दौरान में कोई बात है, ये अब ये चल रहे हैं केस, हम जीत चुके हैं केस हमारे। फिर दोबारा स्टे में दोनों पार्टीज हैं, और चूंकि गवर्नमेंट, क्योंकि केस हार चुकी थी, तो गवर्नमेंट तारीखों पे तारीखें ले लेती थी और लटकाए जा रही थी केस। इन्हीं इसी दौरान जो है मुझे फोन आया तकरीबन कोई, अब मैं अब 10 या 11 अप्रैल को, 2020 को, 10-11 अप्रैल थी, और मुझे फोन आया। मैं जुम्मे के दिन, हम लोग फारिग हो, मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ कर आए तो हम बैठे बातें कर रहे थे। तो कैप्टन, उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं कर्नल लियाकत बोल रहा हूँ, और मैं ISI डेट इस्लामाबाद से हूँ। तो तारुफ कराया, बादशाह की बड़ी तमीज से मेरे से पोलाइटली बात की, इसलिए मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर सकती कि उन्होंने कोई गलत बात की। बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि इस तरह DGI जो है वो उनके बिहाफ पे मैं बात करूँ। तो मैंने कहा DGI कौन? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि DGI, हम मेरे वालिद के जमाने में DGISI पूरा कहा जाता था। ये टर्म तो इस्तेमाल मुझे नहीं नहीं किया। समझ आई कि कौन DGI को। मैंने कहा जैसे मुख्तलिफ और नए रैंक्स पोस्ट आ गई हैं, शायद DGI कोई और है। तो उन्होंने कहा जी जनरल फैज मीर DGISI। मैंने कहा जी जरूर बताइए क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो इंटरेस्टेड हैं इस सदर डेपो लेने में, क्योंकि वो इसमें प्लाजा तामीर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मगर ये डेपो तो मेरा है ही नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो लेना चाहते हैं, मगर आप, अगर आप विकेट कर दें। तो मैंने कहा जी देखिए, हमारा स्टे है, गवर्नमेंट ने भी स्टे लिया हुआ है, ये लीगल पोजीशंस है हमारी, और हम एक लिटिगेशन में इन्वॉल्व है कई सालों से। तो अगर आप, बेहतर होगा कि अगर आप मुझे कोई इसका, हम कोई और म्यूचुअल हल निकाल लें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ऐसे है कि जो कैप्टन अहमद महमूद कमिश्नर थे, उन्होंने, वो आपसे रब्ता करेंगे और वो इसी में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब फोन बंद हुआ तो मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा आपने क्यों उनको बोला कि हम इसका कोई हल निकालेंगे। मैंने उनसे ये कहा वो DGISI हैं, मे बी वो कोई हल निकाल लें, हमारी भी इस लिटिगेशन से जान छूट जाए, हम केस जीते हुए, जो भी कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे करके हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए और हम अपनी चीजें निकालें, हम अपनी बसें भी बेचें, फारिग करें, हमारी जान छूट जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एक बेहतर है कि अगर वो इंटरेस्टेड है, इतने डेस्परेट है कि आपको डायरेक्ट फोन करके कह रहे हैं, तो मे बी कोई हल भी निकालेंगे। बस उसके बाद हम इंतजार ही करते रहे। उससे अगले सैटरडे, ये जुमे की बात है, यानी कि 8 रोज बाद, मैं सैटरडे को, कोविड की वजह से हमने बंद किया हुआ था, मुझे भी बुखार था, मैं ऑफिस भी नहीं गई थी। तो दफ्तर बंद था, तकरीबन 1:30 बजे के करीब मुझे मस्जिद से फोन आया कि मस्जिद में हमारे, चूंकि हम मस्जिद की भी, मैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थी, तो उनका फोन आया कि मैडम आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त 500-600 पुलिस मैन आके लोग आए हुए हैं, और इसके उसके भी म्यूनसिपल कमेटी के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, डंप ट्रक्स भी आए हुए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रक्स भी हैं, और वो आपके डेपो के अंदर फलांग के दीवारें चले गए हैं, उन्होंने गेट तोड़ दिया है, उन्होंने वो कर, मुझे समझना है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे डेपो में? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, फिर हम, मैं और मेरे हस्बैंड, हम भागे गए हैं। वहां पहुंचे तो इन्होंने गेट बंद किए थे, अंदर वाकई पुलिस थी, लोग खड़े हुए थे। हमने कहा, मैंने जाने के लिए पहले देखा हर तरफ से बंद था, मैंने पुलिस वाले से, गेट से कहा मुझे खोल दें। उन्होंने कहा नहीं आपको आने की इजाजत नहीं है। फिर मैंने मस्जिद के अंदर से हमने एक सीक्रेट गेट रखा हुआ था, जो हम हर जुम्मे को नमाजियों के लिए खोल देते हैं, तो ताकि नमाज अंदर आके मैदान, फिर नमाजियों को अच्छी जगह मिल जाती है पढ़ने के लिए नमाज। कभी आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा तो शायद आपने देखा भी होगा, वहाँ जुम्मे को बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। तो वो फिर वहां, मैं उस गेट से अंदर जब गई तो हैरान हो गए वो लोग भी कि मैं कहाँ से आ गई हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप कौन है, आप किस लिए आए हैं और यहाँ क्यों है। तो उन्होंने कहा हमने डेपो की पोजेशन ले ली है। मैंने कहा मगर किस बेसिस पे ली है, और आप कौन है। तो एक साहब, उन्होंने मुझे अपना तारुफ कराया कि मैं सरकार हूँ। तो मैंने कहा आप सरकार है, मगर आपका कोई नाम होगा, आपके पास कोई कागज होगा, आपने किस बिहाफ पे लिया। तो इतने में सेक्रेटरी RTA थे मेहर गुलाम अब्बास, वो आ गए, और उन्होंने कहा कि जी मैं सेक्रेटरी RTO, हमने
इसकी पोजेशन ले लिया और यहाँ हम कोरोना का फील्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कोरोना का फील्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं तो ये ऊपर कलमा जो बोर्ड पे लगा हुआ है या मेरा वारान बोर्ड लगा हुआ है ये क्यों तोड़े। मेरे पास वीडियोज हैं जिनमें आप देख सकेंगे कि उन्होंने वो तोड़े थे धड़ाधड़, तो बेलचों से तोड़े थे। और मैंने उनसे कहा कि अगर आपने फील्ड हॉस्पिटल बनाना है तो आप मेरे ऑफिस के सामान क्यों निकाल के और डंप ट्रक्स में लोड करा के ले जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं आपको अंदर, मुझे अंदर जाने दें अपने ऑफिस में, मैं आपको फाइल ला के दिखाती हूँ कि स्टे। उन्होंने कहा कोई स्टे वे नहीं है, हम जो कह रहे हैं आप ये हमने ले लिया पोजेशन। मैंने कहा स्टिल आप प्लीज देख लें। मैं ये उन इतनी साहब ज्यादा ने कहा, डेस्परेट हो, ये उन साहब ने कहा जो तारुफ नहीं कराना चाह रहे थे। जी जी ये वो। ओके। तो मैं बहुत डेस्परेट होगी, मैंने मेयर गुलाम बाद साहब की तरफ देख के कहा कि वो मुझे जानते थे। मैंने कहा मेयर साहब आप तो हमें जानते हैं, आप जानते हैं हम किस खानदान से घराने से हैं, आप एक कागज दिखा देंगे तो मैं इसी वक्त हम डेपो वेकेट करके चले जाएंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी हम भी किसी कम, आप अपने आप को क्या समझती हैं आप किस खानदान से, मेयर गुलाम बाद साहब ने कहा हम भी किसी कम खानदान से नहीं। और उसके ऊपर उन्होंने जो दूसरे साहब थे जिनका मुझे बाद में नाम पता लगा कि कैप्टन शुएब उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि जी हम देख लिए हमने बड़े जर्नल वर्नल। और फिर उन्होंने मेयर साहब ने भी कुछ मायूब से अल्फाज मेरे वालिद के लिए गए, तो मुझे बहुत ही महसूस हुआ। मैं बहुत अपसेट होकर मैं उससे मैं जिस तरह कहते हैं ना मार्च करती हुई अपने ऑफिस की तरफ गई कि मैं जा रही हूँ, मैं आपको फाइल ला के दिखाती हूँ। इन्होंने पीछे से, मेरा ख्याल है कैप्टन शुएब साहब, क्योंकि मेरे इतने करीब और तो कोई नहीं आया, कि उन्होंने मुझे अंदर से धक्का दे के कमरे के अंदर वो बोल्ट कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। और जब मुझे धक्का दिया तो आगे सोफा था और वो सोफे से जाके मेरा घुटना लगा, जिसमें मुझे आज तक तकलीफ है। तो काफी देर में खड़ी रही, वो अंदर शोर मचाती रही, दरवाजा खटखटाती रही कि दरवाजा खोले, मुझे बंद कर दिया आपने। तो इतनी देर में मैंने देखा मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने भाग कर आके वो आए हैं और कहीं से, और उन्होंने आके कुंडी खोली है। और उसकी वीडियोस है कि किस तरह फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी पकड़ के धक्के देके बाहर निकाला। बस ये मुझे पता था। इस दौरान जब मैं बाहर निकली हूँ फिर मुझे पुलिस वाले लोगों ने सबने पकड़ के धक्के देके डेपो से बाहर निकाल दिया। मैं मस्जिद में जाके बैठी रही हूँ, वहां रोती रही हूँ, शोर मचाती रही हूँ कि भाई क्या कर रहे हैं आप, मेरा सामान उठा रहे हैं, कोई इन्वेंट्री नहीं बना रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे, ये आप कैसे कर रहे हैं। फिर इन्होंने फ्रंट के तमाम कमरों में से सामान निकाला है, फिर क्योंकि मेरा वर्कशॉप का सामान था, टूल्स थे, सर्विस स्पेशल सर्विसेज टूल थे, बहुत सारी चीजें जो बसों के इंजन रिपेयर होने के लिए उन चीजों के लिए होती हैं, टायर्स थे, हर चीज। तो इनके पास इतना सामान ही, इतने ट्रक्स ही नहीं थे जितना हमारे पास सामान था वहां। और बसें खड़ी हुई थी, बसें भी नहीं ले जा सकते थे। तो फिर फाइनली इन्होंने क्या किया कि जो ट्रक्स लेके ये कहीं चले गए, मेरे स्टाफ को भी, उनमें मेरी सेक्रेटरी की वालदा भी वहां रहती थी, क्योंकि जाहिर से हमने वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे इतने गार्ड्स रखने, तो हमने एक दो स्टाफ की फैमिलीज रख ली थी ताकि भाई जरा रौनक रहती है वहां, बिल्कुल ऐसी जगह है। तो उनको भी, बूढ़ी खातून को, उनको बड़े धक्के दिए। बस क्या कर सकते हैं, फिर हमने शोर मचाया कि ये चीजें किस तरह है। फिर मैंने उस वक्त, जिस वक्त ये वाक्य हो रहा था, तो मैंने उस वक्त जनरल बाजवा के सुसन है जनरल एजाज अमजद, और हमारे बहुत जानने वाले, हमारे इनसे काफी मिलना जुलना है। उनको मैंने फोन किया कि मैंने कहा कि अंकल इस तरीके से ये एक साहब हैं, ये अपना नाम भी नहीं बता रहे, मगर ये, और इन्होंने ये बिल्कुल कह रहे हैं मैं सरकार हूँ, और ये मुझे अपने ऑफिस में नहीं जाने दे रहे। तो अगर आप इनको कह दें कि मुझे अंदर ऑफिस में जाने दें या किसी से कहलवा दें, तो मैं अंदर ऑफिस में जाके इनको फाइल ला के दिखा देती हूँ कि मेरे पास स्टे है, सब चीजें। तो उन्होंने थोड़ी देर होल्ड किया, किसी से पीछे बात की, मफल्ड आवाज थी, सो मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट क्या बात थी। मगर फिर उन्होंने फोन करके कहा कि बेटा मैं, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, और फोन बंद कर दिया। तो मैं उसमें भी बड़ा हर्ट हुई कि देखें इस तरीके से उन्होंने, जबकि हमने कभी ऐसे कोई फेवर नहीं मांगा, मैंने किसी से कोई चीज नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बात हो। जबकि ये अब समझा हुआ ये जाता कि था कि, ये समझा जाता था कि जनरल एजाज अमजद जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे उस वक्त, बहुत सारे मामला जो है वो उनके जी जी, जेर मैं असर। उनके घर जाती थी तो वहां मैंने बहुत सारे लोगों को वहां मिलने आते देखती थी। मेरी वालदा की कभी प्रॉब्लम्स होती थी, कभी कोई चीज, बल्कि जिस दिन जनरल बाजवा साहब बने आर्मी चीफ, तो उस दिन जनरल एजाज अमजद आए और मेरी वालदा को कहा कि आपको मुबारक हो, और अगर आपने कभी भी अस्पताल, अब नहीं जाना आपने, क्योंकि मेरी वालदा कैंसर पेशेंट थी, तो उन्होंने कहा आपको अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए डॉक्टर घर पे आएंगे। तो मेरी वालदा ने मुझे बताई ये बात, तो मैंने कहा अम्मी हमने कभी ये नहीं करना, ये मेरे वालिद का तरीका नहीं था। तो हमेशा हम लाइनों में ही जाके खड़े रहे, जिस तरह वाले साहब कहते थे अगर अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इंतजार करो। और आज भी मेरी, और हम इसको कोई डॉक्टर आप सुन किसी से पूछ लीजिए कि मेरी वालदा या वालदैन ने कभी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मांगी नहीं, कि गए हैं तो सीधा अंदर दफ्तर खुल जाए या कोई चीज हो जाए। हमेशा ये कि अगर अपॉइंटमेंट लेके गए तो ठीक है, नहीं तो हमेशा उनके लिए उन्होंने इंतजार किया और कभी माइंड नहीं किया। और यही सीखा हमने भी। तो मैंने अपनी वालदा को उसी वक्त कहा कि मेरे बाप का तरीका नहीं है, तो आपने कभी नहीं करना। मेरी वालदा ने कभी ये उनसे फेवर नहीं लिया। तो हमारे जानने वाले थे, और उसके बाद उन्होंने कभी मेरे से रब्ता नहीं किया, और उसके बाद जैसे बिल्कुल कट ऑफ। अब हुआ ये कि फिर मैंने आके फोन किया दोबारा कैप्टन लियाकत को
कि कर्नल लियाकत को कि जी ये नंबर मेरे पास उस वक्त व्हाट्सएप पे था, व्हाट्सएप पे किया था ना मुझे कॉल। तो मैंने उनको फोन किया मगर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और कई दफा फोन किया, फिर मैंने अपने एक दो जानने वालों के जरिए भी मैसेज भिजवाया उनको कि जी उनसे कहें कि उन्होंने ये क्यों किया, जब मुझसे आपने कहा था म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढेंगे या कोई चीज करेंगे तो आपने ये क्यों किया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। अब इस दौरान चूंकि पब्लिक का बहुत ज्यादा लैशबैक था, फिर उन्होंने बड़े वीलॉग्स बनवाए मेरे खिलाफ, बहुत बातें, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जल फैज हमीद इसमें इन्वॉल्व है। मगर मैं क्या कर सकती थी, आप ये बताइए कि मैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं अदालतों में जाके किसको कहती जल फैज हमीद, मेरा केस नहीं चलने देते थे। जिस तरह की रुकावटें आ रही थी वो मुझे नजर आती थी। आपको पता ही है कि एक रूटीन की रुकावट होती है, एक खास किस्म के अंदाज से कि बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो जाता है। मुझे यहाँ तक खबर मिली कि कमिश्नर और डीसी के दफ्तरों में बकायदा एक वारान का पूरा के खिलाफ सेल चल रहा था, जिसमें बैठ के बकायदा प्लानिंग हो रही थी। लोग रिपोर्ट तो करते हैं क्योंकि वहां के भी लोअर स्टाफ जाहिर है हमसे राब्ते में रहते थे, हम जाते थे, तमीज से लोगों से डील करते हैं तो लोग हमारे साथ बड़े हमदर्द भी थे, तो खबरें आती थी, मगर हम क्या कर सकते थे। अब ये चूंकि वाकया ऐसा हुआ जिस वक्त जनरल फैज हमीद की बात निकली, तो मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी है एक दो जगह जहां मैं समझती हूँ कि शायद मेरी बात कोई सुनवाई हो जाए, कि जहां जनरल फैज हमीद पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं तो मेरा केस भी एक्सेप्ट कर लिया जाए और मुझे मेरे केस में भी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि कि जो मैं कह रही हूँ क्या ये सही है या नहीं है, या मुझे जो पता है, या वो कर्नल लियाकत से पूछें कि इन्होंने किस तरह ये मैनेज किया, क्यों किया। और प्लाजा तो फिर ये इसलिए नहीं बना सके कि वो इतनी लोगों को ने इस पर रिएक्ट किया कि जनरल हमीदुल की बेटी के साथ इस तरह आपने किया है, कि वो और हमने भी कोर्ट में चले गए थे, फिर लिटिगेशन में वो लटक गया मामला, जिसकी वजह से वो अब तक प्लाजा नहीं बना सके। अच्छा, मगर उसमें जो नीयत बहुत खराब थी। जो साहब थे, जो कैप्टन शोएब जिनके आप जिक्र कर रही हैं, वो जी उनका जी। ताल्लुक जो है वो जाती ताल्लुक भी था उनसे, जो आपने कहा जी मैंने मालूम कराया था, मुझे बाद में नाम पता लग गया था कि उनका कैप्टन शोएब साहब का ताल्लुक भी निकला। वो इस तरह के उनके भाई थे नजफ हमीद जो पटवारी थे, तो ये हम्म, उन्हीं के जो कोई साथी थे एक और इसके कैप्टन शोएब के वालिद। तो ये कहते हैं उन्होंने खुद क्या उनके वालिद साहब आए थे, फैज हमीद साहब के साथ मिले और उन्होंने कैप्टन शोएब की यहाँ पोस्टिंग कराई। इसके अलावा भी अगर आप देखें जो डीसी थे कैप्टन अहमद महमूद साहब, उनका भी यही हाल था कि उनको हर थोड़े दिनों बाद किसी ना किसी स्कैंडल में वो पकड़े जाते हैं, कभी गंदम स्कैंडल में आ जाते हैं, कभी अगर आपको रिंग रोड स्कैंडल पता हो सब चीजें, मगर ये फिर बच निकलते हैं क्योंकि इनके टेंटिकल्स इतने बड़े हैं कि ये फिर कहीं से कहीं आ जाते हैं। मगर मेरे साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि चूंकि वीलॉग्स बनाना काफी नहीं, इन पे इसको इनका जैसे कहते हैं ना, इनको आराम नहीं आता था, इनको तकलीफ बहुत ज्यादा थी कि किस तरह हमने किसी बंदे को ठुड्डे मारे हैं, उसको रगड़ा लगाया है और उसके बावजूद लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इनसे ये बात हजम ना हुई। और इन्होंने क्या किया कि अपने जो ऑफिशियल साइट थी, यानी कि फेसबुक के ऊपर कैप्टन अहमद महमूद की और डीसी साहब की ऑफिशियल जो वेबसाइट थी उसके ऊपर इन्होंने बकायदा मेरे खिलाफ बकायदा चीजें लिखी, कब्जा माफिया बोला, हर वो चीज जो नहीं कहने वाली थी इन्होंने मुझे कही। अच्छा, आपके केस में और टॉप टॉप सिटी स्कैंडल में एक कदर मुश्तरक नजर आती है कि उसमें भी नजफ हमीद इन्वॉल्व थे और इसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो यानी वो इतने बासर थे। तो आपने उनके हवाले से कोई इंक्वायरी के लिए कोई प्रोसीड नहीं किया या किसी इदारे को आपने दरखास्त दी हो? दूसरा ये कि देखिए, पंजाब गवर्नमेंट इसमें बराह रास्त जाहिर है कि फरीक थी, सारे उसके जो रिसोर्सेज थे वो पंजाब गवर्नमेंट के इस्तेमाल हुए, तो आपने पंजाब को, उस वक्त बुजदार की हुकूमत थी, तो उनको आपने जी अप्रोच किया इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से? जी, मैंने बहुत सारे खतूत लिखे। इवन उसी वक्त हम एफआईआर कटवाने के लिए बकायदा अपना एयरपोर्ट जो हमारा जो थाना लगता था उसके में भी फौरन दरखास्त दी, मगर कहीं भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और नजफ हमीद साहब को तो मैं इसलिए ब्लेम नहीं कर सकती ज्यादा, कि देखिए कि असल ताकत जो इस्तेमाल हुई थी तो वो तो हमारे अपने ही फैज हमीद साहब की हुई थी ना। तो मेरा सबसे बड़ा जो अलमिया था वो ये था, मैं यही कहती थी कि मेरा अपने फौज से ही, मेरे अपने घर से मेरे पे वार हुआ, और इतना घटिया वार था कि जिसमें आपने हर तरह से मुझे कब्जा माफिया यहाँ तक के कह दिया कि वालदा के साथ किया। हालांकि जिस वक्त अपने कोर्ट में मैंने केस किया तो मैंने अपना जिस तरह जदाद का केस होता है तो हर कोई उसमें कहता है कि जी मेरे वालिद वफात पा गए तो उनकी जगह उनके जो वर्सा है वो इनका ये नाम है। अब उसमें संबंध मेरी माँ के नाम पे भी गया, मेरे भाइयों के नाम पे भी गया, तो क्योंकि वारिस तो वो भी थे, मगर इन्होंने उसको एज ए इस तरह इस्तेमाल किया कि मैंने अपनी माँ को नोटिस भेज दिए। अब ये एक एक चीज को इतना ट्विस्ट किया गया था, इस किस्म का एंगल था। इसका सिर्फ वीलॉग सुबह से लेकर शाम तक कभी एक खबर आती है। फिर आप अगर देखें कि जिस तरीके से कैप्टन अहमद महमूद और इन्होंने अपने वेबसाइट्स के ऊपर या अपनी साइट जो ऑफिशियल साइट थी उनके ऊपर जिस तरीके से पूरी मीडिया कैंपेन चलाई हुई थी,
और टू एन एक्सटेंड कि उन वी लॉग्स को वो आगे से लिंक करके दे रहे थे कि उजमा गुल पे ये वी लॉग भी आया हुआ है। अब ये क्या एक कमिश्नर का बनता है कि वो इस तरह का वी लॉग को आगे फॉरवर्ड करे कि कोई नेगेटिव वी लॉग है, और इस किस्म की बातें हो रही थी कि आप हैरान हो जाते। और मतलब वो ये रोज के था, रोज एक नया सदमा था जिसको मुझे झेलना पड़ता था। और फिर यही बहरहाल सोचा कि केस करती हूँ और अपना हक के लिए जो तरीका कार है, मगर यकीन कीजिए कि आज देखिए 2020 से, अप्रैल 2020 से मैं धक्के खा रही हूँ, मेरे केस लटक रहे हैं, केस चल नहीं सकते। सिर्फ हम क्या फैज हमीद साहब को जिम्मेदार ठहराए, या उस अदलिया को भी जिसने उनके कहने पे, या उन महकमों को भी जिन्होंने उनके कहने पे तमाम चीजों में हमारी बात नहीं सुनी, बुजदार साहब को जिनके मैंने पोर्टल पे हर जगह हर तरफ दरखास्तें दी हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे लगता था कि जैसे एक दीवार के आगे खड़ी हो गई हूँ, कि दीवार आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हर तरफ से रास्ते बंद थे। तो अच्छा ये तो एक मुझे अब बहुत, मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक रास्ता खुला है। और मैंने इसीलिए अप्रोच भी किया है अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कि जी इनके ऊपर हमारा भी केस शामिल कर लें। और पता नहीं होता है या नहीं होता, आपके जरिए यही है कि हम मेरी इस केस को बकायदा ऑफिशियली टेकअप किया जाए, ताकि मेरा भी पोजीशन देखी जाए कि मैं किस, मेरे साथ किस किस ने क्या क्या वारदात की है। अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया ये नहीं? नहीं जी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि हकीकतन के आम तौर पे जो फैज हमीद साहब के खिलाफ इतना बड़ा पेंडोरस बॉक्स खुला है कि बीच में मैं फिर वही मारी गई हूँ, लगता है कि हर तरफ से, कि अगर मैं कहीं फौजी की बेटी होने की वजह से मार खा जाती हूँ कि लोग मुझे इसलिए रगड़ देते हैं, और कहीं इसलिए मैं रगड़ा खा जाती हूँ कि लोग कि ये फौजी की बेटी है तो चलो इसको तो आखिर में डील करेंगे। तो यानी कि मैं तो सैंडविच की तरह हूं ना बीच में, कि इधर वाले भी मुझे बुरा समझते हैं, उधर वाले भी बुरा समझते हैं। तो मैं खुद भी अब इंतजार कर रही हूँ कि कहीं से मुझे मेरे हक में फेवर में ये रिस्पॉन्स सिर्फ आ जाए कि मुझे मेरे केस को ओपन किया जाए और मेरी बात को सुना जाए। अच्छा एक सवाल ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ तो एक समझ में आता था कि पॉलिसी से इख्तलाफ था जनरल हमीद गुल साहब का, और उस वक्त वो आजाद थे, बहुत एक्टिव भी थे। इनके साथ आप क्या समझती हैं कि कब्जे के अलावा कोई और इशू भी था, या इनके बैक ऑफ माइंड में कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे थे? हालांकि उनसे तो बहुत सीनियर थे और उस वक्त उनका इंतकाल भी हो चुका था, तो ये ऐसा देखिए, कोई हम और तो भी जनरल इशू था? फैज हमीद को नहीं जान जी, आप सही कह रहे हैं, मैं जनरल फैज हमीद को नहीं जानते थे, तो शुरू में जो इनका रिस्पांस था वो तो यही था कि मेरा ख्याल है कि जो मैं समझती हूँ, मैं अपनी नाचीज राय में यही कह सकती हूँ कि ये उन्होंने जमीन और इसको उनको ये, क्योंकि 17 कनाल का सदर के अंदर एक बड़ी प्राइम लोकेशन है, मेरे लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। आप देखिए कि मैंने तो इसको सिर्फ पार्किंग के लिए यूज करना था, मगर चूंकि ये लोग प्लाजे बनाना चाहते थे, तो 17 कनाल पे तो मुझे नहीं अंदाजा कि कितने प्लाजे, मगर बहुत बड़ी एक आप समझे कि यूनिट बहुत बड़ा प्लाजों का, और इस तरीके से चीज बन सकती थी, तो ये अप्रोक्सीमेट पूरा एक उसकी बाजार ही वैल्यू बना कितनी सकते थे। होगी आपके ख्याल में? जी, अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैं कुछ बता ही नहीं सकती, मगर वो तो एक्सपोनेंशियल प्राइस है, कोई सोच ही नहीं सकता वो इतनी वैल्यूबल जमीन है, अरबों रुपए में होगी। तो हम्म। इस उस पे इन्होंने करना कहा था, फिर उसमें इनको नहीं कामयाबी हुई, तो एक जाती तौर पे थोड़ा सा बोझ और अनाज डेवलप हो जाता है। मगर क्योंकि वो कामयाब तो ना हुए, इतना कुछ करके, इतनी एफर्ट करके भी उसमें उनको कामयाबी ना हुई। अब दूसरी जो उनको जो चीज थी, जिस वक्त 2021 में फॉल ऑफ काबुल हुआ, तो बहुत मुझे लोगों ने भी बहुत मुबारकबादें दी, यहाँ तक कि मेरा फोन हैंग हो गया, इस कदर मुझे मुबारकबादें दी गई, और लोगों ने मुझे इतना बताया कि काश आज जनरल हमीद को जिंदा होते, मेरे वालिद की वो बरसी का भी दिन था। और इस तरीके से लोगों ने, तो उन दिनों फिर मैंने देखा एक नई चीज, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि फैज हमीद साहब का एक और भी ज्यादा एक है सोच या ख्वाहिश है कि वो अपने आप को जनरल हमीद गुल के बराबर लाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा उन दिनों फिर ग्रुपों पे भी और हर जगह चला के हमीद गुल से फैज हमीद तक और इस किस्म की, तो वो कहते हैं ना कि वो एक और फेदर इन हिज कैप अपने वो करना चाहते थे कि मैं हमीद गुल वो नहीं अचीव कर सका जो मैंने कर लिया, या अगर हमीद गुल ने कुछ अचीव किया तो मैं भी कम नहीं हूँ। यानी तो फिर एग्जीक्यूट एक मैं कर रहा बड़ा हूँ होने उसको। का या बड़ा नाम करने का, जी, और वो नामवरी कमाने का एक सोच भी आ गई ना। जब वैसे भी होता है, जब बहुत ज्यादा पैसा और ताकत और सब चीज आ जाए, तो फिर बंदा अच्छा बनना चाहता है या नाम मशहूर करना चाहता है कि मेरी अब नाम, और फिर उससे अगला स्टेप होता है कि वो पीर मुरीद पीर बन जाता है, या बहुत वो अपने आप को वलीउल्लाह बनाने की कोशिश करता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो आई थिंक ही वॉज, एक स्टेज कम थी जहां वो अपने आप को इस लेवल पे चाह रहे थे कि उनकी बड़ी नामवरी उनको मिल जाए और वो हमीद कुल के बराबर की कर ले। बहरहाल जब मेरे वाले साहब को भी जो अल्लाह ताला ने नामवरी दी, वो उनके अल्लाह की देन थी। और मेरे वालिद एक आम इंसान थे, उन्होंने आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारी, तो ये अल्लाह की नेमत थी। और ये इस तरह जबरदस्ती खींच तान के नहीं हो सकती, ये जब तक लोग, अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है। और इस तरह के, जिस तरह के फैज हमीद साहब के मामला थे, जिस तरह उन्होंने मेरे साथ डील किया, जिस तरीके से मैं नहीं मान सकती कि कर्नल लियाकत अपनी तरफ से फोन कर सकते थे,
और इस तरह अपना तारुफ कराया, इस कदर कॉन्फिडेंस से अपने नंबर से फोन किया, तो ये ऐसे नहीं हो सकता जब तक कि उनको ऊपर से वाकई ना कहा गया हो। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया, ये उनको आज इसको इसलिए झेलना पड़ा है कि उन्होंने अपने हद से तजावज किया और उनका अपने अख्तियारात से तजावज किया, और उनका अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ इसीलिए की है। मगर मैं समझती हूँ कि उनकी तो पकड़ हो रही है, मगर मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। अगर उनकी पकड़ का वक्त है तो अब मेरे इंसाफ के लिए भी वक्त आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल इनिशियली मैंने किया था, उसका जवाब शायद वो उस तरह से नहीं हो सका। वो ये था कि एक परसेप्शन जो है वो ये है कि जी आपने कर्जा लिया स्क्री बैंक से और आपने वो कर्जा वापस नहीं किया। कब्जे वाली बात तो आपने बड़ी हद तक क्लियर कर दी। कर्जे वाली बात भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि उसकी उसका स्टेटस क्या है। क्या आपने पूरा कर्जा वापस कर दिया या उसका अभी कुछ अमाउंट बाकी है? जी, मैं आपको उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये जब हमने कर्जा लिया था बैंक से, तो फाइनेंसिंग ली थी जिन दिनों, जब मैंने सर्विस हमारी बंद हुई तो फरवरी 2005 में बंद हुई थी सर्विस। और उसके बाद हम किस्तें अपनी, कभी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे और किस्तें अदा कर रहे थे, खड़ी बसों के साथ हम किस्तें अदा कर रहे थे। जाहिर है थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, पूरा महीना था हमारे पास, ये होता था हम उसमें कहीं इधर भाग दौड़ करके, कभी इधर करके गुजारा चला रहे थे। कुछ हमारी प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसको हम बेच बेच के किस्तें अदा कर रहे थे, परेशान थे कि कैसे करेंगे, मगर उसके बावजूद हमने मैनेज कर रहे थे। तो दिसंबर के शुरू की बात है, बिल्कुल अर्ली दिसंबर था, तो मुझे फोन आया बैंक की तरफ से और उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि शाम को अंधेरे में पीछे से जो हमारा दफ्तर है जब बंद हो जाएगा तो आपने आना है। तो मैंने अपने दिसंबर हस्बैंड से दिसंबर कहा, 2005। जी जी। तो अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं तो रात को अकेले बैंक में नहीं जाऊंगी, इस तरह पता नहीं मुझे क्यों बुला रहे हैं बैंक के लोग और सारे, क्योंकि 3-4 लोगों ने मुझे फोन किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं साथ चलूंगा। मैंने कहा ठीक है। हम फिर शाम को जब अंधेरा हो गया, क्योंकि पिंडी में गर्मी अंधेरा हो जाता है जल्दी, तो मैं छुट्टी के बाद हम लोग वहां पिछले दरवाजे से जब बैंक के गए अंदर, तो वहां उन्होंने कहा कि हमने आपको बताना है कि हमारे पास मुशर्रफ साहब की तरफ से मैसेज आया है कि इनके ऊपर जो कर्जे की जब नोट्स लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें एक शिक होती है कि कभी भी बैंक अपना कर्जा गैर महफूज महसूस करे तो वो रिकॉल कर सकता है। अच्छा। और उसके पास राइट होता है टू रिकॉल, यानी कि वापस अपना कि मेरे लोन अदा करो, और अगर आप लोन ना अदा करें तो वो जो आपकी चीज है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये डर है कि आपको नोटिस दिया जाएगा, कि जो हमारे इल्म के मुताबिक है कि आपको 30 या 31 दिसंबर को नोटिस दिया जाएगा और 2 जनवरी को आपकी बसों को कब्जे में ले लिया जाएगा। कर्जे की अमाउंट कितनी तो थी? उस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, मगर मेरा ख्याल है 12 या 13 करोड़ थी, रह गई थी। हम्म। बाकी हम अदा कर चुके थे। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आपकी बसें, आप जाहिर है इतनी बड़ी रकम हम एक रात में या एक दिन में तो नहीं अरेंज कर सकते, तो अगले दिन बैठ जा बसों पे कब्जा हो जाना था और बैंक को नोट कहा जाता कि आप जाके पोजेशन ले लें। तो बैंक वालों ने मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन दी कि जी हम हमें पता है आपका कोई कसूर नहीं है, आपने वक्त पे किस्तें अदा की हैं। एक दिन में रिकॉर्ड निकलवा के देखें क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से भी, कि मैंने कभी एक दिन की भी किस्त लेट नहीं की। तो मेरे सारे मेरे बैंक के तमाम लोग मेरे साथ हमदर्दी रखते थे कि भाई एक खातून इतना काम कर रही है। तो इसलिए लोगों को बड़ा एहसास था। और फिर ये क्या कि मुझे ये उन दिनों ही ब्रिटिश काउंसिल ने मेरे पे पोस्टर्स बना के भेजे थे कि पूरी दुनिया में वाहिद अर्बन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एक पाकिस्तान से है। तो मेरे साथ तो जो हशर हो रहा था वो सब देख रहे थे कि किस तरीके से किया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे हेल्प भी की और मुझे गाइड किया कि अब आप कुछ करें, आप मैनेज करें, किसी तरीके से पेमेंट करें। तो मैंने फिर आप करके, हमने अपने मेरे मेरे ब्रदर लॉ थे उनसे भी हर एक से मांग के हमने कुछ चीजें, वाले साहब ने भी कहा कि मेरा घर, मेरी कोई चीजें तो बेच दो, मैं वो दिन, मैंने कहा नहीं अल्लाह का शुक्र है मैंने मैनेज कर लूंगी। कुछ मेरे ब्रदर लॉ ने अरेंज कर लिया, कुछ हमने अपनी प्रॉपर्टीज बेच ली। और करके हमने 26 दिसंबर को 2005 को 100% लाइबिलिटी, विदाउट एनी कंसेशन, क्योंकि उस वक्त टाइम ही नहीं था कि हम कहते हैं कि हमारा मार्कअप कम कर दें और हमारी ये चीज रियायत कर दें। मेरे लॉयर ने भी कहा कि वाहिद जनरल हमीद पुल की बेटी है जो इस तरह का कर रही है कि आप फुल मार्कअप के साथ वापस कर रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसको लेट करूंगी तो मेरी बसों को जब्त कर लेंगे और सारी जगह बदनामी होगी कि हम शायद बैंक डिफॉल्ट में चले गए। टेक्निकली तो वो डिफॉल्ट ही होता कि अगर आप एक दिन में ना पे कर सकते तो डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाता। तो जब मैंने ये किया तो 26 दिसंबर को मुझे अभी तक याद है कि मेरे बैंक वालों ने मुझे कहा कि जो आपने प्रॉपर्टी प्लेज की हुई है कर्जा लेने के लिए, और आपके जो एसेट्स वगैरह प्लेज्ड हैं जिसमें मेरा घर भी था, उन्होंने कहा मिसेस गुल आप ये कागज भी लेके अभी जाएं, वॉल्ट हम खोलेंगे आपको अभी देंगे कागज। तो मैंने कहा मैं फिर आके ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है कि हमें रोक दिया जाए आपको ये कागज देने के लिए, तो चूंकि आज आपने लोन अदा कर दिया तो आज आप आज ही लेके जाएं। और मैं इस तरह वो लेके गई। और जब 2 दिन बाद, जब उनके, मैं नाम नहीं ले सकती कौन लोग गए थे,
जब वो लोग गए बैंक के अंदर तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि जी वो तो पार्टी अपना लोन अदा कर गई। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे हेल्प की और वक्त पे बताया। और अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने उस वक्त मेरा मुझे कर्जा अदा करने में भी मदद की, मेरे रिश्तेदारों ने और दोस्तों अहबाबों ने, जो कि जिन्होंने हमारी हेल्प करके हमें उस वक्त लोन दिया और हमने कर्जा उतारा। तो हमने 26 दिसंबर 2005 को पूरा कर्जा अप टू डेट मार्कअप के साथ अदा किया। उसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, कम बैंकों की तरफ से लोग लोन लेने आए। मुझे 2 अरब का उस जमाने की बात है, मुझे रिटर्न में मेरे पास है कि उन्होंने कहा हम आपको लोन देना चाहते हैं। तो मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा मैंने कोई लोन नहीं लेना, मैं मेरी तौबा। तो जिसपे उन्होंने कहा कि हम भी तो इसीलिए आपके पीछे भाग रहे हैं कि आपने लोन अदा किया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना अप टू डेट मार्कअप के साथ लोन अदा किया। अब जब मैं कभी किसी को कहती हूँ तो आपको पता है जो बोझ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं तो अदा कर दिया तो कौन सा बड़ा काम किया। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जरूर अदा किया, मगर मेरे पास पूरी पॉसिबिलिटी थी, जायज था कि अगर मैं उस वक्त डिफॉल्ट में जाती मैं हक बचाने होती, मगर उसके बावजूद मैंने अदा किया। मगर हमारे यहाँ जो चोरी करता है वो बच के निकल जाता है, जो अपना हक अदा करता है तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं करता। अच्छा, आखिरी सवाल और उसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि ये अपना इस वक्त क्या स्टेटस है वारान टूर्स का, और गवर्नमेंट के साथ जो आपके इशू है, जी, डिस्प्यूट। वारांडोस का इस वक्त ये स्टेटस है कि कंपनी मौजूद है, उसके गवर्नमेंट के साथ जो हमने केस जीता हुआ है उसके अंदर केसों की तारीखों पे तारीखें पड़ती हैं। 9 साल हो गए हैं मैं केस को झेल रही हूँ। कि आगे हाई कोर्ट में तारीख पड़ती है। आर्ग्यूमेंट हो के पिछली दफा हमारा आधे घंटे की आर्ग्यूमेंट रह गई थी तो बेंच टूट गया। हम महीनों के एफर्ट करने के बाद पहुंचते हैं, 9 साल से हर थोड़े दिनों बाद तारीख पड़ती है, हम उसमें प्रोसेस में से गुजरते हैं, पूरा टॉर्चर गुजारते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कई की दफा आप तो जबानी याद हो गए आर्ग्यूमेंट्स के क्या चीजें। और एंड ऑफ द डे वो फिर खत्म हो जाता है, बेंच टूट जाता है, हम फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। सो स्टेटस कोई चल रहा है, आप समझ लें कि हम वहीं लटके हुए लिम्बो में हैं। उस्मान गुल साहब, आप बहुत शुक्रिया। उम्मत डिजिटल की तरफ से आपने वक्त निकाला और तफसीली हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। नमस्ते।